नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, साइंस गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं, 2 क्लासेस हम सेल वाले टॉपिक की ले चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है। और रही बात आपके इंग्लिश के क्लास की, तो 2 क्लासेस ना उनकी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास हो सकता है कल आपकी अपलोड कर दी जाए। इस समय थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही है, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं पढ़ पा रही हैं, उसके लिए खेद है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आज हमारा सेल का तीसरा पार्ट है। तो सेल में आज हमने, जैसा कि हमने डायग्राम से भी समझा था, एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ ही पार्ट ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल के अलावा एक्स्ट्रा होते हैं। तो मैंने कहा था कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे सेल से जुड़े हुए। अभी तो तीसरा है, हो सकता है पांच पार्ट में आपका सेल पूरा हो पाए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा 10th और 12th क्लास में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल का पार्ट 3। सेल हमने पहले बताया था, जो बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसी को हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये बात को याद रखना सारे बच्चे। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेल को हम क्या कहते हैं? यह तो आपको पता है कि कोशिका है, लेकिन इसका अगर कोई आपसे पूछ दे कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो सेल का साइंटिफिक नेम होता है साइटो। क्या होता है भाई? साइटो, CYTO, साइटो कहते हैं, है ना। सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है मेरे भाई? सेल का साइंटिफिक नेम, कोशिका का साइंटिफिक नेम होता है साइटो। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जो लोग सेल बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, है ना, जो लोग सेल बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, PhD करते हैं सेल बायोलॉजी से, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? कोशिका का अध्ययन, जो कोशिका की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो कोर्स करते हैं सेल का, उसे कहते हैं साइटोलॉजी। ध्यान रखना इस बात को। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। कुछ क्वेश्चन हमने बड़े छोटे पे डिपेंड उस दिन डिस्कस कर लिए थे, इसलिए जो बचे हुए थे वो हमने आज बोर्ड पे आपको लिख रखे हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका हमारे बॉडी की नहीं कही जा रही है, प्रकृति में पाई जाने वाली। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और हमने उस दिन बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है प्रकृति में पाई जाने वाली? शुतुरमुर्ग का अंडा, बताया था उस दिन। ठीक है, याद रखना। तो प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। विभाजन रहित कोशिका, मतलब बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है, बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जो वहां पर विभाजन बिल्कुल नहीं होता, कोशिका का बिल्कुल विभाजन ही नहीं होता, है ना। वो क्या होता है? न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन कहां पर पाए जाते हैं? माइंड में, दिमाग में पाए जाते हैं। देखा होगा आपने कि इसीलिए बहुत ज्यादा प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि भैया हेलमेट लगा के चलिए, अगर दिमाग में कोई चोट लग गई तो फिर तो बचाने वाला कोई ना है, क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। सेल डिवीजन वहां पे होता ही नहीं है ना। जैसे ऊपर अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो ऊपर तो क्या है? चर्म है, फिर उसके नीचे हड्डी है, और हड्डी के नीचे मांस है। मांस का एक इतना सा मांस पाया जाता है, लगभग 250 से 300 ग्राम के करीब। तो उस मांस में अगर चोट लग जाती है आपको, तो फिर वो जम जाएगा, उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगी कोई भी सेल्स, क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन होता ही नहीं। एक सेल दूसरी सेल में टूट ही नहीं पाएगी, तो वहां पर ठीक होने का कोई हिसाब ही नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखना, सबसे कम सेल डिवीजन, मतलब ना के बराबर होता है, लेकिन ना के बराबर होता है, वहां पर सेल डिवीजन होता ही नहीं मस्तिष्क में, है ना। दिमाग में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। इसका मतलब कोशिका, विभाजन रहित कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन, यानी कि हम इसको माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? माइंड। माइंड में आपके जो है सेल डिवीजन नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्मी अग्निवीर में कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। और यहाँ से तो एक दो क्वेश्चन सेल वाले पार्ट से, थोड़ा लंबा टॉपिक है, यहाँ से तो क्वेश्चन एक दो मिलते ही हैं, हर एग्जाम में मिलते हैं। तो विभाजन रहित कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। और सबसे तेज कोशिका विभाजन कहां पर होती है? सबसे तेज, बहुत फास्ट सेल डिवीजन कहां पे होगा? शरीर के किस अंग में होगा? तो वो होता है लीवर, यानी कि यकृत। कोई छोटी मोटी अगर आपको चोट भी लग जाए लीवर में,
या आप देखते हैं कि कोई पेट में कोई दिक्कत हो जाती है लीवर से संबंधित, तो लीवर अपने आप ही कवर कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है दवाई भी ना लानी पड़ती है, अपने आप ही दिक्कत सही हो जाती है। तो सबसे तेज बॉडी में सेल डिवीजन कहाँ पे होगा? लीवर में। और सबसे कम शरीर में सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? न्यूरॉन यानी कि माइंड में। इस बात को बहुत बढ़िया करके याद रखें। जैसे अगर कभी आपको कांटा वगैरह लीवर में लग जाए या चाकू वगैरह लग जाए तो लीवर अपने आप में रिपेयर कर सकता है। लीवर अपने आप में रिपेयर कर सकता है क्योंकि लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। ठीक है ना भाई? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए लीवर में। और सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? कोशिका विभाजन सबसे कम कहाँ पे होता है? माइंड में, है ना? याद रखना। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको साइंस का गुरु बना दूंगा, ये बात आप याद रखना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या आप क्लासिकल एग्जाम में हो तो यही सारे पॉइंट 9th 10th 11th 12th बीएससी में भी एक सेल बायोलॉजी की, बीएससी फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी की एक पूरी बुक अलग से ही आती है ना? हाँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं सारी बहुत छोटी से छोटी बातें निकाल के लाऊंगा, बताऊंगा, जो आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी जॉब में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। और एक एक चीज को आप पेन पेपर लेकर के उसको नोट करते रहिए और इनको लर्न करते रहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ रखते हैं, जितना आप पीछे पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। फिर चाहे वो बीएड का हो या रेलवे का हो, पुलिस का हो, आर्मी का हो, एसएससी का हो, किसी का भी ले लो, यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और एडवांस कहाँ से लाएंगे? 10th लेवल का ही पूछते हैं। तो देखिए, सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है भाई? लीवर में। खांसी आ गई, थोड़ा पानी पी ले। चलिए भाई, हमारी बात चल रही थी कि सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ पे होगा? न्यूरॉन में। और सबसे तेज सेल डिवीजन कहाँ पे होगा? लीवर में। आगे बात करते हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कौन सी सेल में पाई जाती है? दो प्रकार की होती हैं, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। तो मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने एनिमल सेल में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर लेयर होती है उसकी, है ना? सबसे आउटर लेयर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में तो पाई जाएगी। अब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनका जीवन काल भी मनुष्य से ज्यादा होता है। इसका मतलब उसकी सेल भी बड़ी होती होगी, है ना? इसका मतलब उसकी सेल भी बड़ी होती होगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये नीचे होती है और सेल वॉल इसके ऊपर होती है। सेल वॉल इसके ऊपर होती है, कोशिका भित्ति इसके ऊपर होती है ना? तो कोशिका झिल्ली जो है ये दोनों में पाई जाएगी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अगर कोशिका भित्ति कहां पर पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में पाई जाएगी, है ना? इस बात को याद रखना। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाएगी। कोशिकांग कहाँ रहते हैं? कोशिकांग कहाँ रहते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ रहती है, तो सेल वॉल के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेल वॉल कहाँ पाई जाएगी? सबसे आउटर लेयर, प्लांट सेल में। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी सेल वॉल के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिकांग कहाँ रहते हैं, कोशिकांग कहाँ रहते हैं, तो कोशिका झिल्ली के अंदर। झिल्ली तो समझते हो ना, थैला, पन्नी, है ना? तो कोई भी आप चीज लेने जाएं, जब किराने की दुकान पे जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मुझे बेसन चाहिए, तेल चाहिए, है ना, ये दाल चाहिए, सारी चीजें कहाँ रखते हैं? झिल्ली के अंदर, है ना? वो सारी चीजें कहाँ रहती हैं? झिल्ली के अंदर। ठीक वैसे ही हमारी सेल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, जो कि मैंने उस दिन आपको बना के डायग्राम में एनिमल सेल में बताया था। सारी चीजें कहाँ रहती हैं? सारी चीजें कहाँ रहती हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर। सभी कोशिकांग कहाँ रहते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर। ठीक है,
कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसा कि हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कोशिका भित्ति पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में, यानी कि प्लांट सेल में। ठीक है, याद रखना। कोशिका भित्ति बनी होती है, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? कोशिका भित्ति भाई मेरे सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि केमिस्ट्री में भी बनता है कई बार, कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अणु क्या है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु क्या होता है? सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु सेलुलोज। ठीक है, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां केमिस्ट्री की बातें करेंगे, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है ना, और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ पढ़ाएंगे केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब। अभी इतना ही समझिए आप। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में, और कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में। इसका मतलब जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी है ना, तमाम जानवर होते हैं, तो वो क्या करते हैं? पत्ते वाली चीजें खा लेते हैं और उनमें पचाने की क्षमता होती है। अब हम लोग अगर बोटी वगैरह को खा लें तो पचा पाएंगे? बिल्कुल ना पचा पाएंगे, क्योंकि उनमें बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हिंदी में कहते हैं कृमिरूप परिशेषिका, है ना। तो वो हजम कर जाते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में जुगाली करते रहते हैं धीरे धीरे बैठे बैठे। चलिए, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल सबसे आउटर लेयर सेल की होती है, तो उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य यह होता है कि जितने भी कोशिकांग हैं, संपूर्ण सेल की, पूरे सेल की सुरक्षा करना, पूरे सेल की प्रोटेक्शन करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका का श्वसन कहाँ होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कोशिका का श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में रिस्पिरेशन कहाँ पे होता है? कोशिका में श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने उस दिन बताया भी था, जितना भी टेम्परेचर होता है शरीर का, उसको कौन मेंटेन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि सेल में ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा का मतलब क्या है? ऊर्जा देगा हमें, तभी तो चाहिए। तो कोशिका का श्वसन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के एग्जाम में, एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल में, या अदरवाइज जो एग्जाम होते हैं उनमें देखा जाता है, मिलता है देखने को, कि ऐसा भी बना देते हैं क्रेब्स चक्र कौन से कोशिका के कौन से भाग में होता है, तो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। या फिर क्वेश्चन ऐसे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? क्रेब्स चक्र पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लेना सारी बातों, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है ये। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ पर होता है? तो भाई कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों पर उपस्थित रहते हैं। देखिए ये कितना बारीक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसकी ऊपर की लेयर एक होती है और एक अंदर की लेयर होती है, जो इस तरीके से बने होते हैं, खांचेदार, है ना। आपने चप्पलों में देखा होगा, चप्पलों के ऊपर साइड में कुछ लेयर टाइप की कटी होती है और नीचे साइड में भी इस तरीके से खराचे बना दी जाती हैं। तो ठीक है, वो उस खराचों के टाइप में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों पर उपस्थित रहते हैं, क्या रहते हैं? क्रिस्टी। उनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं, ये इस तरीका से ये होते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों पर उपस्थित रहते हैं क्रिस्टी। ऊर्जा का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? ये तो बार बार बता रहे हैं, उस दिन डायग्राम से भी बताया था। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा का परिवहन किस कोशिकांग में होता है? ऊर्जा का परिवहन बना तो दिया भैया, है ना। जैसे होटल में वेटर ने
जो वहां पर कुक होता है, पकाने वाला बावर्ची, वो खाना बनाने का कार्य करता है सिर्फ, है ना, वो खाना बनाने का कार्य करता है। और उस खाना को सर्व करने का काम कौन करता है, ले जाने का काम कौन करता है, उस खाना को ले जाने का काम करता है वेटर। तो यहाँ पर कुक की अवधारणा कौन निभा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। कुक कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। बना कौन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और वेटर का काम कौन कर रहा है, गाल्जी बॉडी। ऊर्जा का परिवहन हमने बना के रख दिया, आप ले जाइए भैया, पूरे शरीर में इसको बढ़ाइए आगे, है ना। ऊर्जा का परिवहन कौन कर रहा है, गाल्जी बॉडी, ठीक है। ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा, गाल्जी बॉडी। आप याद रखना, ये बावर्ची है और ये वेटर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बावर्ची है और गाल्जी बॉडी क्या है, वेटर का काम कर रहा है, ठीक है। जल का संग्रह कौन सा कोशिकांग करता है। सेल में पानी भी तो होता है, हमारी बॉडी में टोटल कितना % पानी रहता है भाई, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना % पानी रहता है, 65%। कितना रहता है, 65% लगभग, अप्रोक्सीमेट 65% रहता है पानी, है ना। उस पानी को कौन मेंटेन करके रखता है, वैक्यूल्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं रसधानी। उस दिन हमने एनिमल सेल में बनाया था, वैक्यूल बनाया था, तो ये बात मैंने बताई नहीं थी, आज ध्यान रखना इसको। जल का संग्रह कौन सा कोशिकांग करता है, वैक्यूल्स, यानी कि रसधानी। पूरे बॉडी में कितना % पानी रहता है, 60%, ठीक है। ब्लड की बात नहीं हो रही है, ब्लड वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें पानी ज्यादा होता है, उसमें 90% पानी पाया जाता है प्लाज्मा में। चलिए, कोशिका विभाजन कौन सा कोशिकांग करता है, तारक का। कोशिका विभाजन कौन सा कोशिकांग करता है, तारक का, यानी कि सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में मैंने उस दिन बताया था तारक का बना के, और कहीं ना कहीं ये उसके आकार को रोकने में भी मदद करता है। मैंने बताया था ना कि पिचकने से भी मदद करता है ना? उसके आकार को रोकने में भी मदद करता है। तो कोशिका विभाजन कौन सा कोशिकांग करता है, तारक काय। सबसे ज्यादा तारक काय कहाँ पर पाए जाएंगे, बताइए। लीवर में। अभी बताया था सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, लीवर में। तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पर पाए जाएंगे, लीवर में। और तारक काय कहाँ पर नहीं होगा, बहुत कम, कहाँ पे पाया जाएगा, न्यूरॉन में, मस्तिष्क में, है ना। हाँ, तो कोशिका विभाजन कौन सा कोशिकांग करता है, तारक का, यानी कि सेंट्रोसोम। वसा तथा प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, वसा तथा प्रोटीन का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका में वसा और प्रोटीन का निर्माण होता है। मैंने उस दिन बताया था ESR RSR, ESR और RSR। देखिए ये कुछ ऐसे प्रकार की होती है, इस तरीके से कुछ होता है। तो इसकी 2 परत पाई जाती हैं। ये वाली परत जो होती है वो थोड़ी सी खुरदरी पाई जाती है ना। इसकी 2 परत होती हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये होता है RER और ये होता है SER, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये खुरदरा पार्ट कौन सा है और स्मूथ पार्ट। स्मूथ माने होता है चिकना और रफ माने होता है खुरदरा। देखिए यहां पर जो बन रहा है, यहां पर बन रहे हैं राइबोसोम्स। क्या बन रहे हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम जो दाने के रूप में पाए गए उन्हें राइबोसोम कहा गया। राइबोसोम तथा प्रोटीन, है ना। और जो स्मूथ पार्ट पाया गया, जो चिकनी सतह पाई गई, उसे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि वसा युक्त इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 पार्ट होते हैं रेटिकुलम के। तो यहां से राइबोसोम का निर्माण होता है, इस बात को भी याद रखना। राइबोसोम का निर्माण कहां से होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका से। और वसा का निर्माण भी यहीं से हो रहा है, ठीक है। इसकी 2 परतें होती हैं, इसमें 2 पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए तब तक नोट कीजिए।
आज के लिए इतना ही। अब बात करेंगे हम सेल पार्ट 4 में। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, इसी के साथ नमस्कार।